तो आज हम एसएसटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ज़्यादा पकड़ पकड़ नहीं करना है बीच में, ठीक है। मैं जो बोलूँगा उसको ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? नाम बताओ पहले तो चैप्टर का। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित हुई है। दिखलाओ इधर, ऐसे धीरे धीरे नहीं बोलते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में, वो आए थे व्यापार करने, और भाई उन्होंने व्यापार करा, कंपनी बनाई, है ना। कंपनी बना के व्यापार करा, और कंपनी के बहाने से ही हमारे उसमें साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। इस हेडलाइन से यही पता चल रहा है, ठीक है। तो भाई बड़ा इसमें मेन आइडिया ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी की तो देखो, मैं तुम्हें मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। देखो सन 1600 था, सन 1600 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई, मतलब भारत में आई तो ये बाद में थी थोड़ी, ठीक है। 1608 के आसपास आई थी, पर 1600 में इसने कंपनी अपनी बना ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, ठीक है। और महारानी जो थी एलिजाबेथ वन, ये इंग्लैंड की जो महारानी थी, उसने क्या कहते हैं इस कंपनी की स्थापना की, एक तरीके से शुरुआत कर दी थी, ठीक है। तो ये एक चार्टर देना होता है इंग्लैंड में, जिससे कि ये कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो जब चार्टर ने कंपनी को भारत में व्यापार करने की औपचारिक अनुमति दी, ठीक है। तो ये जो अंग्रेज लोग थे वहाँ के, अंग्रेज इंग्लैंड में जो बैठे हुए थे, ठीक है, इन लोगों को क्या मान सकते हैं हम, चार्टर का काम करते थे ये, ठीक है। तो इन लोगों ने अनुमति दी, तो भारत में व्यापार चालू हो गया, ठीक है। ये जब आएगा तब देखेंगे, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई थी, पहले तो तुम्हें उनके नाम पता होने चाहिए। यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी आई थी? पुर्तगाली थी, ठीक है, डच थी और फ्रांसीसी थी, ठीक है। फ्रांसीसी, ठीक है, और एक डच, ठीक है। ये भारत में पहले से सक्रिय थी, ठीक है। फिर कंपनी ने बंगाल में व्यापार के लिए फैक्ट्रियां लगाई और अड्डे बनाए, ठीक है। पश्चिम बंगाल से वो आए क्योंकि वो समुद्र के पास था, और वहीं पे उन्होंने फैक्ट्री वगैरह बनाई। और पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली के किनारे स्थापित हुई, ठीक है, हुगली नदी के किनारे, ठीक है। और इसके बाद भाई कंपनी का फिर हमें उद्देश्य भी पता हो कि ये कंपनी भारत में आई थी तो ये करने क्या आई थी। हाँ, ये भाई ये परमिशन नहीं, छोटे छोटे जहाँ पे ये व्यापार कर रहे होते थे उनके राजा से परमिशन ले लेते थे कि भाई हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, फिर ये अपना फैल जाते थे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो भाई कंपनी का उद्देश्य था मेन वाणिज्यिक लाभ कमाना, ठीक है। इनका मेन था पहले सबसे पैसा कमाना, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे देश की सत्ता में भी घुसते गए, राज करने लग गए, ठीक है। पैसे तो कमाना था ही, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने काबू में कर लिया, ठीक है, कि हम राज भी करेंगे तुम पे। तो बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच में इसी चक्कर में संघर्ष बढ़ने लग गए, ठीक है, तनाव रहने लग गया। ये सोचते कि भाई हम चलाएंगे अपने तरीके से, और जो वहाँ के बंगाल के नवाब ववाब थे वो सोचते कि भाई ये कैसे बाहर के आ गए हैं, हम पे ही रौब दिखला रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ के राजा, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, कोई इज्जत ही नहीं रह गई, ठीक है। तो तनातनी होती रहती थी। तो इसके बाद भाई क्या हुआ, नवाबों ने क्या करा कि कंपनी से समय समय पर कर लेने लग गए, यानी कि टैक्स, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हो तो अब तुम तभी व्यापार करोगे जब टैक्स दोगे, पैसा दो और व्यापार करो, ठीक है। और इनसे कई सारी सुविधाएं भी मांगी कि भाई हमारे को ये चीज़ फैसिलिटी हमारे देश में चाहिए, ठीक है, ये चीज़ स्थापित करो।
ठीक है। इस चक्कर में भी तनातनी, वो कहते हैं हम नहीं दे रहे टैक्स, वो कहते नहीं टैक्स तो लेंगे, ठीक है। तो इसी चक्कर में युद्ध होता, ठीक है। इसके बाद भाई ये हुआ कम से कम कंपनी और स्थानीय राजाओं के हित टकराने लगे, ठीक है। अब कंपनी सोचती थी पैसा कमाना ज़्यादा से ज़्यादा, और राजा वहाँ के क्या सोचते थे, नवाब वगैरह, कि भाई इन कंपनी से पैसा कमाना, ठीक है। ये भाई सारे टैक्स दे रहे हैं, ये क्यों ना दे टैक्स, तो सब अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। इस चक्कर में तनातनी ठनी रहती थी, ठीक है। तो इस चक्कर में व्यापार और राजनीति का अलग अलग रहना कठिन हो गया, ठीक है। वो दोनों आपस में टकराने लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद भाई इतना टकराहट हो गई कि 1757 में पलासी नामक जगह पे बंगाल में एक युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो कंपनी के बीच में और जो बंगाल के नवाब ववाब थे इनके बीच में, सिराजुद्दौला, ठीक है, इनके बीच में छिड़ गया युद्ध, ठीक है। भाई कैसे नहीं दोगे, वो कहते नहीं हम तो टैक्स लेके मानेंगे, वहाँ के नवाब ववाब बोलते, ठीक है। इस चक्कर में उन्होंने बोला भाई युद्ध कर लो, आ जाओ, ठीक है। तो युद्ध किन के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। लेकिन इसमें जीता कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी में युद्ध लड़ा सिराजुद्दौला के साथ और वो जीत गया, सवाल आएगा, ठीक है। तो प्लासी के बाद क्या हुआ भाई, प्लासी के बाद मीर जाफ़र को नवाब बनाकर कंपनी ने प्रभाव बढ़ाया। कंपनी ने क्या करा, मीर जाफ़र नामक एक व्यक्ति था जिसने गद्दारी कर दी थी, ठीक है, अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था उसने, ठीक है। जबकि वो था इसके साथ पहले सिराजुद्दौला के साथ, लेकिन भाई उसने गद्दारी कर दी और अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो गया कि भाई मेरे को राजा बना देना बाद में, ठीक है। तो इसने भाई घर का भेद बता दिया और क्या कहते हैं कमजोरी बता दी, हाँ नाम के लिए बनाया था, यही करते थे, ठीक है, और प्रभाव बढ़ा लिया, ठीक है। मीर कासिम और मीर जाफ़र की घटनाएं बंगाल में कंपनी राजनीति दर्शाती है, ठीक है। इसके बाद भाई 1764 आया, वो कब हुआ था, 1757 में, ठीक है। 7 साल बाद 1764 में बक्सर कहाँ था, बिहार में, ठीक है, आज भी है। बक्सर में लड़ाई हो गई भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, बक्सर बिहार, हाँ, इसमें भी क्या कहते हैं कंपनी ने जीत हासिल करी, ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। और 1765 में कंपनी को बंगाल की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अब क्या हो गया भाई, 1765 में कंपनी ने ही अधिकार स्थापित कर लिया कि अब हम टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। तुम क्या वसूल रहे थे हमसे, अब हम ये उल्टा तुम सबसे वसूलेंगे, ठीक है, राजाओं से और जो लोग किसान विसान से, सबसे, ठीक है। तो भाई इस तरीके से काम हुआ, ठीक है। इसके बाद दीवानी, इसको बोलते हैं दीवानी ले लेना, तब के टाइम पे ऐसे बोलते थे, ठीक है। आज के टाइम पे भाई डेमोक्रेसी है तो बोलते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, एक्स। दीवानी का मतलब राजा, ठीक है, राजा मान लो, ठीक है। तो दीवानी से कंपनी को व्यापार से ज़्यादा राजस्व आधारित शक्ति दे दी, ठीक है। दीवानी के बाद कंपनी के अधिकार नवाब जैसे भोगी बन गए, ठीक है, कि ये तो बड़े नवाब हैं, बस टैक्स ले रहे हैं और भाई खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है, अंधाधुंध टैक्स ले रहे हैं, कोई कानून ही नहीं है, जितना मन कर रहा है उतना टैक्स ले रहे हैं, निचोड़ ले रहे हैं कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ठीक है। तो इसके बाद भाई क्या हुआ, कंपनी को अब टुकड़ों में भूमि और राजस्व प्राप्त करने की इच्छा हुई, ठीक है, कि कोई सोचता कि भाई अब लैंड पे भी टैक्स लगा दें, ठीक है। किसानों के पास ज़मीन होती थी तो सोचते थे कि ज़मीन पे जितनी जिसके पास ज़मीन होगी उस हिसाब से टैक्स लगाएंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ पे अलग से टैक्स लेंगे, ठीक है। तो भाई कंपनी ने स्थानीय राजाओं के मामलों में दखल देना भी शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो छोटे छोटे राजा जो बचे हुए थे ना, उनके भी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया,
कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे काम करो तुम, ऐसे होगा, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ठीक है। इसके बाद भाई रेजिडेंट्स बोलते हैं जिसे, ठीक है, रेजिडेंसी। कंपनी ने स्थानीय राजाओं के मामले में दखल देना शुरू कर दिया और रेजिडेंट और राजनीतिक एजेंटों ने शासकीय फैसलों पर प्रभाव डाला, ठीक है। इसके बाद कंपनी ने अपनी फौज मजबूत करी, ठीक है, और हमारे सिपाहियों को उन्होंने अपनी फ़ौज में शामिल करा। अपने तो अंग्रेज़ लेके नहीं आए, हमारे ही सैनिक शामिल करे और अपनी ही फ़ौज बढ़ाई, ठीक है। हमारे ही सिपाही हमारे ही देश के लोगों को मारते थे, ठीक है। अंग्रेज़ों ने हमारे ही सिपाही भर्ती कर लिए अपनी सेना में और हमारे ही देश के लोगों को मरवाते थे, ठीक है। ऐसे ही तो हमारे पिछड़े रह गए, हमारे लोगों को मार रहे थे आपस में, ठीक है। इसके बाद भाई सैनिक इस तरीके से बनाई, भाई बारूद वगैरह भी बना लिए उन्होंने, ठीक है, आधुनिक हथियार भी उन्होंने बना लिए, ठीक है। और भाई हमारे ही सिपाहियों को दे दिए भारतीय, और बोलते थे, ऑर्डर दे देते थे कहीं पे कोई प्रदर्शन कर रहा है, गोलियां बरसा दो, गोलियां बरसानी पड़ती थी वरना वो उनको मार देते, ठीक है। इसके बाद भाई कंपनी ने कर्मचारियों और अफसरों से व्यक्तिगत संपत्ति और दबदबा बढ़ाया। अब उन्होंने क्या करा, अपने अफसर भी खुद ही पहले भारतीय होते थे, फिर भारतीयों को हटा के खुद ही अफसर बनने लग गए। जो भारतीय थे उन्हें बस मजदूरी वाले काम, ठीक है, और ऐसे जो मेहनत वाले काम होते थे बस वही करवाने लग गए, ठीक है। और बाकी डायरेक्शन देने वाले काम खुद करते थे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। तो भाई पैसा भी बढ़ा लिया ऐसे कर करके, उनका शोषण करते, ठीक है, उन्हें थोड़े से पैसे देते जिंदा रहने लायक बस, और अपने भाई हड़पते जाते। तो भाई 18वीं सदी के अंत तक, 18वीं सदी का अंत मतलब कि 1900 से पहले नहीं, 1700 से पहले 1800 ख़त्म होने वाला था ना जब, उससे पहले 1700 के लास्ट में, ठीक है, 1700 के लास्ट में, ठीक है। क्या हुआ कि एक कंपनी संस्थान ने भू राजनीतिक शक्ति बन गई, ठीक है। कंपनी से ये क्या बन गई, एक यहाँ की एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बन गई। जैसे आजकल बीजेपी कांग्रेस है ना, वैसी वो बन गई जो देश पे हमारे राज कर रही थी, ठीक है। आजकल बीजेपी राज कर रही है ना, उस टाइम पे वो राज कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद भाई हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान मैसूर में कंपनी के मुख्य विरोधी बने, ठीक है। इन्होंने क्या करा, कंपनी से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। हैदर अली था और टीपू सुल्तान था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपने इलाके में अंग्रेज़ों के व्यापार को रोका और विरोध करा, ठीक है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में हो गई, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ा उसने कंपनी से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेज़ों से, और भाई लड़ते लड़ते ही 1799 में वो मर गया, ठीक है, बचाते ऐसे करा इन्होंने। इसके अलावा भाई मराठों, पंजाबी और दूसरी रियासतों के साथ भी कंपनी के युद्ध हुए, ठीक है। मराठों, पंजाबी और दूसरी रियासतों के साथ भी हुए, ठीक है। हैं मराठियों के साथ, पंजाबी और दूसरी रियासत, जैसे भाई साउथ में कोई बेंगलोर वगैरह में, कर्नाटक में, ठीक है, अलग अलग जगह पे भी तो थे ना लोग। इसके अलावा भाई कंपनी ने समय समय पर रियासतों को आपसी संघर्ष और कर्ज के नाम पर दबाया, ठीक है। कर्ज लेते थे, लड़ाई लड़ते थे और दबाते थे। कुछ रियासतों को रक्षा के नाम पर या वसूल ना कर पाने पर कब्जा कर लिया कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें पैसा दो, ठीक है, टैक्स दो, नहीं तो हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें पीटेंगे, और ठीक है। तो इस चक्कर में भी ठनाठनी रहती थी, युद्ध होते थे। इसके बाद भाई रिचर्ड वेलेजली एक गवर्नर था, और इसके अलावा और भी कई सारे गवर्नर थे, ठीक है। उनकी नीतियों ने विस्तार को तेज करा, मतलब यहाँ पे वो फैल गए, ठीक है।
फैल गए। इसके बाद भाई रेवेन्यू की ज़रूरत ने कंपनी को ज़मीन पर आधारित नियंत्रण की ओर ढकेला। ठीक है, अब पैसा चाहिए तो जो ज़मीन होती थी ना, ज़मीन के माध्यम से, क्योंकि भाई हमारे देश में क्या था भाई, खेती किसानी होती थी ज़्यादातर, तो भाई इसी के माध्यम से उसी पे कब्जा करवाया, ज़मीन पे ही सब कुछ होता था, ज़मीन से ही पैसे उगाने का उन्होंने तरीके खोजे। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा भाई, 1773 आया साल, उन्होंने एक कानून पास कर दिया कि भाई, कानून का नाम क्या रख दिया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें भाई इसमें यह था कि कंपनी के प्रशासन में सुधार के लिए लाया गया कि कंपनी अब किस तरीके से काम करेगी, कानूनी बना दिया एक तरीके से। पहले तो ऐसे ही कर रही थी, कानून नहीं था, भारत पे ही कब्जा करेगी। अब तो कानून भी बना लिया कि इस तरीके से कब्जा करेंगे, ये कानून है। ठीक है, कि तुम्हें 50% टैक्स देना है तो देना है, ये कानून में लिखा हुआ है, हमने बनाया कानून और लिखा हुआ है, तो दो। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या करा, उच्च न्यायालयों और शासन संरचना में बदलाव कर दिए कि ठीक है, यहाँ पे ये राजा रहेगा, यहाँ पे ये राज करेगा, यहाँ पे ये अफसर जो कहेगा वही होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कानून बना दिए। ठीक है, अब वारेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर था। ठीक है, इसके कार्यकाल में क्या हुआ कि प्रशासनिक विवाद और बाद में मुकदमा भी हुआ। ठीक है, इसके प्रशासन काल में बहुत सारे वाद विवाद हुए। ठीक है, कंपनी ने इंग्लैंड में कंपनी के अधिकारियों पर आरोप और महाभियोग भी हुए। मतलब कि उन जो यहाँ पे अधिकारी काम करते थे उनको जवाब देना रहता था इंग्लैंड में बैठे लोगों पे, क्योंकि वहाँ पे भी मेन लोग बैठे हुए थे, उन्हें वहाँ जवाब देना रहता था। तो कुछ भी अगर गलत सलत करते थे तो जो यहाँ पे राज कर रहे होते थे वो वहाँ के जो अधिकारी थे वो उन्हें हटा देते थे। ठीक है, कि भाई तुमसे नहीं हो रहा, तुम हटो, ये बैठेगा। ठीक है, ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग जो थे वो थे मेन, जो इनको बोलते थे कि ऐसे ऐसे करवाओ, तो वो ऐसे ऐसे करवाते थे, और उनसे नहीं हो पाता था तो वो वहाँ से उन्हें हटवा देते थे कि हम अपना दूसरा बंदा भेज रहे हैं, तुम भागो यहाँ से। ठीक है, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद भाई भाप शक्ति और नई तकनीक ने यात्रा समय घटाया और विस्तार आसान करा। तो भाई बोट वगैरह से सफ़र करते थे, नाव, उससे बड़ी बड़ी नाव होती थी। ठीक है, तो भाप इंजन होते थे पहले। ठीक है, भाप इंजन से चलते थे, तो भाई इसका आविष्कार हो गया था तब तक, तो इसने क्या करा भाई, और सुविधा कर दी ट्रांसपोर्टेशन में। अब और तेज़ी से व्यापार बढ़ गया और वो लोग आने जाने लगे। ठीक है, तो यात्रा का समय भी घट गया, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, अब तेज़ से चलने लग गई नाव। 19वीं सदी में कंपनी का प्रभाव पूरे उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत तक फैलने लगा। भाई पूरे के पूरे पे तो नहीं, कहीं ना कहीं तो लोग बैठे हुए थे, लेकिन मेन उन्होंने कब्जा कर ही लिया था। ठीक है, 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी का मतलब क्या है, 1800। ठीक है, 1801 से लेके 1800 से लेके 1899 तक। ठीक है, 19वीं सदी है। अभी 21वीं सदी, 2000 से लेके 2099 तक 21वीं सदी है। ठीक है, नहीं ये नहीं है, ये कंफ्यूजिंग रहता है, ये तुम्हें याद रख लेना है। ठीक है, तो कंपनी का प्रभाव पूरे उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत तक फैलने लगा। ठीक है, 1838 और 42 के बीच में क्या हुआ, अंग्रेज़ों की अफगान लड़ाई और भारत में उनकी चिंता जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो भाई अफ़गानिस्तान में वगैरह में इनका अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ होगा। ठीक है, 38 से 42 के बीच में। ठीक है, तो भाई पंजाब का
अधिग्रहण 1849 में हुआ, ठीक है, 1849 में, ठीक है। इन्होंने पंजाब भी कब्जा लिया। वहाँ महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लड़ाइयाँ हुई। तब तक कौन राज कर रहा था? महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो उनको भी हरा के उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या करा, वहाँ पे भी राज स्थापित कर लिया अपना, ठीक है। इसके बाद एक और गवर्नर जनरल था भाई, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी नामक गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिसने राज करा था 1848 से 56 तक, ठीक है। 8 साल हो गए ना। तो भाई इसने क्या करा, बहुत तेज़ी से मतलब कब्जाया, बहुत तेज़ी से इसने कब्जाया, और नीतियाँ भी इसकी बड़ी तेज़ थी, ठीक है। बड़ी तेज़ से अपनी जो ये नीतियाँ अपनाता था वो लागू करवाता था, ठीक है। डलहौजी के दौर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रचलन रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण कई रियासतें कंपनी के नियंत्रण में आ गई, ठीक है। अब अवध पे आ जाते हैं। अब अवध जो उत्तर प्रदेश में आजकल अयोध्या वाला रेंज है जो पूरी, ठीक है, वहाँ पे 1856 में अंग्रेज़ों द्वारा संघीकरण और अधिग्रहण किया गया, ठीक है। 1856 में उन्होंने वो हिस्सा भी कब्जा लिया, ठीक है। कंपनी के विस्तार से स्थानीय शासकों की सत्ता कमज़ोर हो गई, ठीक है। अब भाई कंपनी विस्तार कर रही है तो जो वहाँ के लोकल राजा थे, जो पहले से राज कर रहे थे, उनको कमज़ोर कर गई, तो वो आएंगे वहाँ पे, उनको कमज़ोर करते और भाई उनको बेदखल कर देते या उनसे युद्ध लड़ते, उनको हरा देते। भाई इनके पास तकनीक थी, गोले बारूद थे, ठीक है, दिमाग से खेलते थे। और कुछ लोग हमारे देश में गद्दार भी थे, वो धोखेबाजी कर देते थे, तो ये लोग जीत जाते थे। ये लोग पैसों का लालच देते थे, सत्ता का लालच देते थे, तो हमारे देश के लोग गुलाम मानसिकता वाले थे, तो इसी चक्कर में हार जाते थे हम लोग, ठीक है। तो कंपनी ने शासन से करों और प्रशासन की चुनौतियां बढ़ी, ठीक है। मतलब टैक्स वगैरह का जो सिस्टम था ना, और जो जिस तरीके से राज करते थे इस तरीके से, तो ये और दिमाग लगाते थे कि कैसे कैसे और टैक्स लें, कैसे कैसे और अपना प्रशासन बढ़ाएं, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, ठीक है, कौन कौन टांग अड़ा रहा है अपनी, ठीक है, कौन कौन दिक्कत कर रहा है। बीच बीच में हमारे भी तो जो राजा अब जिससे भाई सत्ता हड़प ली है, चुप तो बैठेगा नहीं, वो भी बीच बीच में युद्ध छेड़ देता था ले के। तो भाई ये चुनौतियों का काम करता था, ठीक है, ये चुनौती थी उनकी। अब शहरों में कलकत्ता जैसे केंद्र वाणिज्यिक और प्रशासनिक हब बन गए। कलकत्ता क्या था भाई, नदी के पास में था, समुद्र के पास में था, तो यहाँ पे इन्होंने बड़ी तेज़ी से सारा माल उतारते, ठीक है, और कच्चा माल यहाँ से ले जाते, ठीक है, और हमारा ही माल बना के महंगे दामों में हमें बेचते थे, ठीक है। यहाँ से कच्चा सामान ले जाते, और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोलते हैं, मशीनीकरण हो गया था वहाँ पे, तो मशीनों से फटाफट सामान बना के और यहाँ पे महंगे दामों में बेचते थे, ठीक है। हाँ, बस बना देते थे उसे और बेच देते थे, ठीक है। भाई हम लोग हाथ से बनाते थे, हाथ से बनाने में मेहनत ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, जितना हम 1 साल में बनाते थे उतना वो 1 दिन में बना के रख देते थे। भारत में वो कौन से देश बचता है जिनके अंग्रेजों ने कब्जा नहीं कर पाए? भाई ये देश नहीं बोलते उसे स्थान बोलते हैं। भाई बहुत सारी जगह बच गई थी, जैसे मराठा वाली जगहों पे ना ज़्यादातर नहीं पहुंच पाए थे। अब छोटे छोटे बीच के हिस्से बच गए थे, ऐसे नहीं है, ज़्यादातर हिस्सों पे उन्होंने कब्जा कर ही लिया था। ये लगा लो 80-90% कब्जा लिया था उन्होंने देश, ठीक है। छोटे मोटे हिस्से बच गए थे बस, ठीक है। इसके बाद भाई कलकत्ता का विकास कंपनी की जीत के बाद तेज हुआ, ठीक है। जब कंपनी जीत गई ना, दिल्ली पे भी तो करा था, दिल्ली में इधर राज करते थे भाई, हर जगह करा था, ठीक है। कलकत्ता का विकास कंपनी की जीत के साथ तेज हुआ, ठीक है। यूरोपीय और भारतीय विचारों तथा संस्कृति का शहरों में मेलजोल देखा गया, ठीक है।
अब वो अपनी संस्कृति लेके आते थे, हम हमारी अपनी संस्कृति थी, तो दोनों का आपस में मेल जोल होता था, ठीक है। कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार और बंदरगाह नियंत्रण का प्रयोग करा, ठीक है, कि हमारे पास स्पेशल राइट्स हैं, ठीक है, और हम ही जो तुम्हारे बंदरगाह है उसी पे अधिकार करेंगे, जो हम मंगाना चाहेंगे वो आएगा, जो हम भेजना चाहेंगे वो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। वाणिज्यिक वस्तुओं की में क्या क्या करते थे भाई, ये मसाले, काली मिर्च, इलायची आदि का ये एक्सपोर्ट, मतलब हम लोग हमारे देश से ले जाते थे ये मसाले, ठीक है, मसालों का व्यापार करते थे, यहाँ से मसाले ले जाते थे, अलग अलग देशों में बेचते थे, ठीक है, अपने ही देश में नहीं ले जाते थे, अलग अलग देशों में बेचते थे महंगे महंगे दामों पे और फ़ायदा कमाते थे, और हमें कुछ देते नहीं थे, हमें भी तो दें कुछ, हम हमसे कमा रहे हैं तो, है ना। अब मैसूर के तटीय क्षेत्रों पर व्यापार का नियंत्रण स्थानीय रियासतों के हाथ में था। जो मैसूर जगह थी वो जगह छूट गई थी जहाँ पे इन्होंने कब्जा नहीं करा था, ठीक है, वहाँ पे भी इन्होंने धीरे धीरे कर लिया। टीपू सुल्तान नामक एक वो था, ठीक है, शासक, उसने विदेशी व्यापारियों के खिलाफ बहुत प्रतिबंध लगाए, ठीक है, कि भाई यहाँ पे नहीं करना है तुम्हें। स्थानीय कारीगरों को बहुत प्रोत्साहन दिया उसने, ठीक है, कि भाई यहाँ के जो कारीगर हैं बस हम उन्हीं का सामान खरीदेंगे, बेचेंगे और किसी का नहीं, तुम्हारा नहीं चाहिए, ठीक है। कंपनी की सैन्य नीति और स्थानीय राजनीतिक चालों ने उसकी पकड़ को मजबूत बनाया। मेन जो थे भाई उनके पास सेना मजबूत थी इस वजह से, और जो वो चाल चलते थे राजनीतिक कि बड़ा भाई किसी को जैसे कोई राज्य उन्हें हड़पना है तो या तो भाई किसी को लालच दे देते थे या तो युद्ध लड़ लेते थे, कुल मिला जुला के वहाँ पे वो सत्ता अपनी स्थापित कर लेते थे। तो ये 2-3 तरीके थे उन्हें यहाँ पे शासन करने के, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने शासन करा यहाँ पे। कंपनी ने आर्थिक हितों की रक्षा हेतु स्थानीय नीतियाँ अपनाई, जिस हिसाब से नीतियाँ अपनानी थी, जिस हिसाब से जो भी सूटेबल था उस हिसाब से वो नीतियाँ बनाते और उस हिसाब से वो पैसा कमाते। अब कोई पहले ही भूखमरी जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे वो टैक्स तो भाई नहीं लेंगे ना, वहाँ पे जिंदा बस उस हालत पे छोड़ देते थे वो लोगों को कि बस ये जिंदा रह जाए, ठीक है, जिंदा रह जाए इतना उनके पास छोड़ दो, बाकी सब इनसे लूट पाट लो, निचोड़ लो, ठीक है। इसके बाद भाई कंपनी के लिए राजस्व को स्थिर स्रोत मिलना ज़रूरी था कि भाई एक स्टेबल इनकम तो हो कि हमारा इतना आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दीवानी ने यह सुनिश्चित करा कि कहाँ से आएगा, तो भाई ज़मीन वगैरह से आएगा, ठीक है। जो किसान अपना फसल उगाते थे उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। कंपनी के अधिकारी अक्सर भ्रष्टाचार और वैभव में लिप्त पाए गए। अब ये नहीं है कि जो वो टैक्स ले रहे हैं वो ईमानदारी से भाई हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं, वो नहीं लगाते थे, वो खुद ही बड़े भ्रष्टाचार करते थे और बड़े भोग विलास में रहते थे, ठीक है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लेते थे, पहाड़ों में जा के रहते थे, यहाँ पे लोगों को ऑर्डर देते थे। एक था लॉर्ड क्या नाम था उसका, लैंसडाउन, एक बंदा था लैंसडाउन, ठीक है, वो बंदा तो पहाड़ में जाके ही बस गया, उसने पूरा लैंसडाउन नामक जगह को उसको ठंड में रहने की आदत थी, तो वो गया कि भाई ठंड कहाँ रहती है भारत में, तो वो उसने पहाड़ पे से ही पूरे देश पे राज कर लिया, लैंसडाउन नामक था, ठीक है। बस वो ऊपर से ऑर्डर देता था, नीचे तक उसके वो घोड़े वोड़े पे उसके जो वो थे ऑर्डर लेके आ जाते थे और नीतियों को लागू करवाते थे, इस हिसाब से वो मेंटेन रखता था, ठीक है। ब्रिटेन में कंपनी के अत्याचारों और जिम्मेदारियों पर बहस हुई, ठीक है, कि भाई कंपनी के क्या क्या, कंपनी कैसे कैसे अत्याचार कर रही है, ठीक है, और जिम्मेदारी क्या क्या कंपनी की। शासन व्यवस्था में कंपनी ने न्यायिक और प्रशासनिक बदलाव किए, ठीक है, अपने अपने जो जज वगैरह थे अपने अंग्रेज बैठ जाते थे और हमारे लोगों पे गलत सलत फैसले सुना देते थे कि तुम्हारी गलती है, ठीक है। और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कोई केस होता था, पहले तो केस होता ही नहीं था, और अगर केस होता था तो उन्हें माफ़ कर देते थे, भाई तू तो अपना ही बंदा है, माफ़ी, ठीक है।
भाई पहले तुम अपने दिमाग में क्वेश्चन तैयार कर लिया करो, ये क्या कहते हैं ऐसे, ये सारे शब्द मत बोला करो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ा करो, ठीक है। पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन तैयार कर लो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ो। वो कौन सा बता दो जिसने सबसे पहले अंग्रेजों पे वो लड़ाई करनी शुरू की, सबसे पहले भाई देखो, सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने ये जो प्लासी की लड़ाई थी इसको मान लिया जाएगा, क्योंकि ये पहली बड़ी लड़ाई थी। ये जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू करा, जैसे भगत सिंह ने ये सबने भी भाई एक हिस्से से ही लड़ाई करना होगी, एक तरफ से अंग्रेज लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ रहे हैं, तभी तो अंग्रेज लड़ रहे हैं। तो 1757 में दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, हम लड़ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं, तभी तो युद्ध हो रहा है ना। तो 1757 ही है मेन, ठीक है, प्लासी की लड़ाई, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है, ठीक है। भाई कंपनी की नीतियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है, बहुत गिर गई इकनॉमी। स्थानीय शासकों के साथ समझौते करें और फर्जी हस्तांतरण के कारण क्षेत्रों पर कब्जा भी बढ़ गया, ठीक है, फर्जी तरीके से कब्जा लेते थे, ठीक है। कंपनी ने सामरिक और आर्थिक कारणों से अपनी फौजें तेज़ी से बढ़ाई, पैसा है तो भाई फौजें भी बढ़ेंगी, ठीक है, और भाई जनसंख्या भी यहाँ की है तब भी फौज तेज़ी से बढ़ेगी, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का प्रशासनिक दायरा बहुत विस्तृत हो गया, ठीक है, यानी 1850 के आसपास एकदम वो लोग टिक गए, पकड़ मजबूत हो गई, ठीक है। कंपनी शासन ने समाज में अपरिवर्तनीय तनाव और असंतोष पैदा हुआ, ठीक है। कंपनी शासन से हमारे समाज में अपरिवर्तनीय तनाव और असंतोष पैदा हुआ। अब भाई लोग भी तो टेंशन में कि ये लोग कैसे हमारे पे कब्जा कर रहे हैं, पैसा और ले रहे हैं हमसे, हमें कुछ दे नहीं रहे, हमें एकदम ऐसे जानवरों की तरह रख रहे हैं। तो इसी चक्कर में जब खूब सारा भड़क गया, लोगों में खूब उबाल आ गया, तो 1757 में वो उबाल फूट पड़ा। 1757 में पहला बड़ा विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। 1757 में तो युद्ध हुआ था, जब वो आ रहे थे कब्जाने, युद्ध 1857 में अपने स्वदेशी कि भाई हमें आज़ाद करो, तुम लोग भागो यहाँ से, वो वाला विद्रोह हुआ, ठीक है। 1757 का विद्रोह कंपनी नीतियों और सैनिक सामाजिक असंतोष का परिणाम था, ठीक है। विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को नेता मानकर उठ खड़े हुए थे, ठीक है लोग। बहादुर शाह जफर जो था, जो तुम बता रहे थे, आखिरी मुग़ल का वो था शासक, वही नेता था, ठीक है, दिल्ली का था, वो दिल्ली से राज कर रहा था, नाम का रह गया था उसका राज, मेन तो अंग्रेज ही कर रहे थे, ठीक है, वो तो ऐम ही बैठा हुआ था, उसकी कोई सत्ता थोड़ी रह गई थी, लेकिन उसने लीड करा, लीडर, हाँ। तो विद्रोह के दमन के बाद कंपनी ने, भाई अंग्रेज पावरफुल थे तो भाई उन्होंने दबाई दिया, हमने जो विद्रोह करा उसको कुचल दिया, ठीक है। जो जिसने आवाज़ उठाई उसको, जो तुम बता रहे थे, विदेश भेज दिया, ठीक है, किसी को फांसी की सज़ा दे दी, किसी को मार डाला, ठीक है। तो जब ये सब हो गया तो कंपनी के मन में डर भी हुआ कि भाई ऐसे तो हम ये आए दिन विद्रोह छेड़ देंगे, हम तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, ऐसे तो कब तक लड़ेंगे, है ना, हार भी तो सकते हैं। तो भाई इन्होंने भी कदम उठाए कंपनी ने, और मुग़ल सम्राट को भी भगा दिया, ठीक है, और कई सारे कानून भी बना दिए, और कंपनी की आर्थिक नीति में स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को भी प्रभावित करा, ठीक है। बर्तन और दस्तकारी जैसे पारंपरिक उद्योग कपड़ा व विदेशी बाज़ार के दबाव में आ गए, ठीक है। विदेशी बाज़ार जो थी वो कब जाने लग गए, जो हमारे यहाँ की लोकल मार्केट थी, जो हाथ से लोग बनाते थे, उनका कोई महत्व ही नहीं रह गया, ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है।
कंपनी ने बंदरगाहों और व्यापार मार्गों को नियंत्रित कर लिया, ठीक है, और निकासी और आयात पर असर डाला कि जो हम चाहेंगे वही आएगा, जो हम चाहेंगे वही जाएगा, ठीक है, हमारे देश में। कंपनी के विस्तार की वजह से ब्रिटिश अधिकार प्रभावित इलाकों में राजनीतिक रूपांतरण हुआ, ठीक है, मतलब जो यही है जो सत्ता वगैरह का। कंपनी ने स्थानीय प्रशासनियों में अपने उपायुक्त और अधिकारियों की नियुक्ति करी, ठीक है, अपने अपने ही लोग बिठाए हर जगह, ठीक है। भाई तुम देखो, कम से कम हमारे भारतीयों का इस्तेमाल लिया, ठीक है, हमारे भारतीयों को बस सेना में और जो भी उन्हें मजदूरी टाइप का काम करवाना होता था उसमें इस्तेमाल करते थे वो लोग, ठीक है। तो कंपनी नियंत्रण वाले इलाकों में कर वसूलने की नई प्रणालियाँ अपनाती गई, ठीक है, कि कैसे कैसे इनसे टैक्स वसूले नए इलाकों में जा के। कंपनी की विदेश नीति ने अफ़गानिस्तान और पर्शिया जैसी सीमावर्ती चिंताओं को बढ़ाया। 1830 के अंत में रूस प्रसार के भय ने ब्रिटिश नीति को प्रभावित करा, ठीक है। कंपनी शासन ने कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे और कानून लागू करे। कई स्थानीय शासकों को रक्षा फीस या राजस्व ना देने पर ज़मीन गंवानी पड़ी कि भाई हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम हमें टैक्स नहीं दे रहे हो तो हम तुम्हारी ज़मीन ही हड़प लेंगे, ठीक है। ऐसे थे अंग्रेज़, जो तुम उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हो ना, ऐसे थे वो, उनके पूर्वज। ये तो चलो कुछ ठीक भी हैं आजकल के, लेकिन इनकी भी सोच ऐसी ही है, ठीक है। कंपनी के आने जाने से शहरों में आर्थिक और राजनीतिक बदलाव देखे गए, ठीक है। शहरों में हर जगह, देहात में हर जगह बदलाव देखे गए, तो जाहिर सी बात है। व्यापार से शासन तक का यह संक्रमण अंग्रेजी प्रभुत्व की दिशा में एक बड़ा कदम था, ठीक है। भाई व्यापार करने आए थे और सीधे उन्होंने हम पर क्या करना शुरू, प्रभुत्व स्थापित कर लिया। प्रभुत्व बोले तो हाँ भाई, सारे माई बाप राजा जो भी तुम कह सकते हो वही बन के बैठ गए हमारे, ठीक है। कंपनी की फौजी सफलता कहानियाँ अंग्रेजी राजनीतिक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण हुई, ठीक है। स्थानीय विरोध और विद्रोह लगातार होते रहे, लेकिन कंपनी ने उन्हें दबाते रहे कंपनी, ठीक है। विद्रोह उठते थे, कंपनी दबा देती थी, विद्रोह होते थे, दबा देती थी, कुचल देती थी, ताकत थी भाई, दबा देती थी, ठीक है। कई रियासतों के मामले में कंपनी ने उत्तराधिकारी और विरासती के मुद्दे में दखल किया, ठीक है, कि विरासत किसे जाएगी। कोई राजा होता था उसके बेटे के पास जाती थी, लेकिन अंग्रेज जो चाहते थे वही होता था, भाई बेटे को मत दो, इसको दो, ठीक है। तो इस पे भी उन्होंने करा, ठीक है। अब जो लॉर्ड डलहौजी था उसके समय में आधुनिक संचार और परिवहन के विकास के साथ विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक है। कंपनी कर्मचारियों के निजी वांछाओं ने प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करा, ठीक है। मतलब जो मान लो गवर्नर है, वो सोचता है भाई मुझे तो ये चीज़ पसंद है, मुझे तो भाई आम बहुत पसंद है, और क्या करता था, आम की खेती करो, ठीक है। सेब की खेती मत करो, सारे आम की खेती करो, चाहे तुम्हारा उसमें फ़ायदा हो चाहे ना हो, ठीक है। या मान लो उन्हें आम बेच के फ़ायदा हो रहा होगा तो वो बोलेंगे आम ही आम उगाओ, सेब मत उगाओ, हमें तो उसमें फ़ायदा है, तुम्हारे फ़ायदे से हमें क्या मतलब, हमें जिसमें फ़ायदा है वो उगाएंगे तुमसे, ठीक है, और तुम उगाओगे, अगर नहीं उगाओगे तो गोली मार देंगे, ठीक है, डंडे मारेंगे, ठीक है। ऐसे राज करते थे। कंपनी ने कई बार स्थानीय नीतियों के माध्यम से आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया, ठीक है। दीवानी ने कंपनी को अर्धकालिक वित्तीय स्थिरता और शक्ति दी, ठीक है। कंपनी के विस्तार ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया, ठीक है। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के रूप में ब्रिटिश केंद्र उभरे। मेन इनकी 3 जगह थी, बड़े बड़े महानगर थे ये, क्योंकि समुद्र के पास थे। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, समुद्र के पास थे, यहीं पे वो आते थे और भाई वहीं पे ही वो सेटलमेंट कर लेते थे, ठीक है।
ब्रिटिश नीतियों ने कुछ स्थानों पर प्रशासनिक सुधार और न्यायिक प्रणाली अपनाई, ठीक है, कोर्ट वगैरह भी बनाए उन्होंने, ठीक है। कंपनी नियंत्रण ने भारत में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी छोड़े, ठीक है, कि तुम्हें कैसे कैसे रहना है, कैसे कैसे भाई आर्थिक नीतियाँ क्या क्या रहेंगी, कि भाई पैसे वगैरह कैसे कमाने हैं, ठीक है, क्या तुम्हें बेचना है, क्या ख़रीदना है, ठीक है, और क्या क्या तुम्हारा कल्चर, जो ये हाय हेलो, ठीक है, नमस्ते छोड़ दिया हमने और हाय हेलो गले मिलना, और क्या कहते हैं हैप्पी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और क्या कहते हैं गुड बाय और गुड मॉर्निंग, वैलेंटाइन डे, है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी छोड़ दी, ठीक है, ये सारे प्रभाव यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है। तो ये अध्याय ये हमें बताता है कि व्यापारिक हित धीरे धीरे शासन में बदल गया। यही तो चैप्टर का नाम है, व्यापार से साम्राज्य तक, ठीक है। कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, कंपनी है और उसने सत्ता स्थापित कर ली भारत में, ठीक है। अब जैसे भारत में कोई कंपनी हो, जैसे मान लो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है, वो हमारे देश पे राज करने लग जाए, मान लो बीजेपी को हटा दे और राज करने लग जाए, जो चाहे वही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, ठीक है, संविधान है, ठीक है। हमारे देश में राजतंत्र अंग्रेजों की वजह से ख़त्म हुआ था। अंग्रेज भी राजतंत्र ही करते थे भाई, वो कौन सा लोकतंत्र करते थे, उपनिवेश बना के रखते थे हमें, ठीक है। मतलब अगर वो अंग्रेज नहीं आए होते तो क्या आज हमारे देश में राजतंत्र होता या नहीं होता? भाई अब ये तो भाई नहीं आए होते तो क्या होता, वो क्या होता, लेकिन भाई ये सबके पर्सनल अपने विचार हो सकते हैं। मेरे पर्सनल विचार ये हैं, और बहुत सारे लोगों की और होते हैं ये विचार, कि अगर अंग्रेज़ नहीं आते ना तो मुसलमान और जो मुग़ल लोग थे वो इतना बुरा हाल कर देते ना हमारे देश में, ठीक है। वो भी तो शोषण करते थे हमारा, हिंदुओं का, मुसलमानों की साइड लेते थे। तो हमारा पूरा देश जो आज सारे धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है, वो एकदम मुस्लिम जैसे देश बन जाता है। जैसे पाकिस्तान है ना मुस्लिम देश, ईरान इराक है ना, वहाँ पे मुस्लिम कानून चलता है, शरिया मुस्लिम कानून है, शरिया कि औरतें हिजाब पहन के रहेंगी, बुर्का पहन के रहेंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई किसी को ये नहीं बोल सकता है, जो नमाज पढ़नी है 5 टाइम, जो कुरान में बात लिखी है, जो हदीस में बात लिखी है, वही माना जाएगा। किसी ने अगर भगवान का असम्मान कर दिया या अपमानजनक बात बोल दी, तो अंग्रेज़ भारत में आए, अच्छा ही हुआ, ठीक हुआ। बेशक उन्होंने हमारे पे बहुत सारे जुल्म ढाए, अत्याचार करे, लेकिन बेहतर हुआ, ठीक है। तो कंपनी का धर्म, संस्कृति और स्थानीय परंपराओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, ठीक है। कई स्थानीय शासक कंपनी के दबाव में आकर समझौते करने पर मजबूर हो गए, ठीक है। तो अध्याय में दी गई घटनाएं 1857 के विद्रोह के पूर्व चरण को दर्शाती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 1857 का जो युद्ध हुआ उसी तक था, ठीक है। मतलब युद्ध क्या हुआ, विद्रोह हुआ, ठीक है, हमको तो दबा ही दिया गया। कंपनी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को बदल दिया। भाई पहले हमारी लोकल इकनॉमी थी, जो हमारे गांव में खेतों में किसान उगाते थे, बनाते थे, हमारे कारीगर वो वहीं पे बेचते थे, वहीं पे फ़ायदा कमाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा, यहाँ से बना बनाया ले गए और वहाँ पे बेचे, फ़ायदा कमाया, मशीन से बना के यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ के लोगों को दिया नहीं। तो भाई ऐसे अपना अपना फ़ायदा सोचते रहे वो, ठीक है, बराबर का नहीं, बराबर का सौदा नहीं किया। हाँ ये भी है भाई। अब भाई वो तो बाद में, ज़रूरी नहीं है भाई वो अंग्रेज़ों की आने की वजह से हुआ, वो बाद में जो नीतियाँ अपनाई गई ना, जो बाद में हमारे भी लोगों ने सही से नहीं करा काम, जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे, स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे,
उन्होंने तो भाई अपने जान वगैरह का योगदान दे दिया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरा दम लगाया नहीं। मतलब उन्होंने लगाया होगा भाई, लेकिन उस तरीके से अगर उन्होंने काम करा होता तो भाई बेहतर ही हो गई होती चीज़, ठीक है। पाकिस्तान नहीं गया होता हमारा, ठीक है। कश्मीर भी चला गया भाई, वो सारे राजनीतिक मुद्दे हैं। ज़्यादातर हिस्सा वो कब्जाए बैठे हुए हैं हमारा कश्मीर का, ठीक है। तो भाई अर्थव्यवस्था बदल दी, ठीक है। अध्याय में क्या क्या है भाई, चित्र वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, और स्रोत दिए हुए हैं। इसको घटना को विस्तार से बताया गया है। जो चित्र रहते हैं ना, इसमें भी समझने की कोशिश करा करो। ये जो चित्र के आगे ये जो समझाई गई बातें हैं ना, कि चित्र 1 देखो यहाँ पे लिखा है, समझाया गया है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को गिरफ्तार किया गया। देखो चित्र बनाया गया, इसको भी समझा करो। ये नहीं बस ये पढ़ लिया, असली है भाई, नकली कैसी है, पेंटिंग बनाई हुई है। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला, ठीक है। ये सारी एक एक बात एनसीईआरटी की एक एक लाइन बुक है ना, जो एक एक लाइन एक एक शब्द तुम्हें पढ़ने हैं और रटे होने चाहिए, रटे। इतनी ज़रूरी लाइन है इसमें तो एक शब्द भी फालतू नहीं लिखते एनसीईआरटी की किताब में, जितने ज़रूरी है उतने लिखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखते हैं, समझे। और जो भी पेपर होते हैं, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एनसीईआरटी से पेपर आता है पूरा, ठीक है। जिसने 10वीं तक की पढ़ाई कर रही है ना अच्छे से, एक एक लाइन जिसे आती है, वो कोई भी पेपर क्लियर कर देगा, ठीक है। इतना ज्ञान है इन एनसीईआरटी में, किताबों में। तुम इसको बहुत हल्के में ले रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो। मैं भी हल्के में लेता था भाई, मुझे पता नहीं था कि ये कौन सा सोना है जो हमें दिया गया है और इसको हम कबाड़े की तरह रख रहे हैं। इसकी एक एक किताब, एक एक चैप्टर, एक एक शब्द बहुत कीमती है। तुम्हें समझते हुए पढ़ना है। समझ ना आए, ChatGPT से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, वीडियो से पढ़ो, AI से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, समझो लेकिन एक एक लाइन, ठीक है। तो भाई कंपनी के इतिहास में प्लासी और बक्सर 2 निर्णायक युद्ध माने गए हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, और बक्सर का कब हुआ था? बक्सर का कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। एक मिनट 1764 में हुआ था, ठीक है। तो अध्याय ये संकेत करता है कि आधुनिक तकनीक कैसे कैसे आई। ये जो भाप इंजन और ये जो अंग्रेज मशीन वगैरह, ठीक है, इन सब के इस्तेमाल करके माल बना के भेजते थे। तो आधुनिक तकनीक और परिवर्तन क्या क्या हुआ भाई? भाप इंजन आ गए, ठीक है, बंदरगाह बनने लगे और ब्रिटिश प्रभुत्व आसान हो गया, ठीक है, ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गए यहाँ पे। और अंततः व्यापारिक लक्ष्य और राजस्व लालसा ने कंपनी को भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बदल दिया, ठीक है। तो यह अध्याय दिखाता है कि कैसे आर्थिक लाभ की खोज ने साम्राज्यवादी शासन को जन्म दिया, ठीक है, साम्राज्यवादी। तो भाई ये चैप्टर था। अब तुम्हें इसके बारे में बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं कि कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे। मैंने तुम्हें मेन बात बता दी है। अब ये चैप्टर तुम्हें आज पढ़ना है, ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब जो तुम कह रहे थे ना, 1 मिनट, कि समझ में नहीं आया, कल मैंने तुम्हारे को इतिहास के बारे में पूरा बताया कि कल मैंने क्या बताया, इतिहास है क्या। तुम्हें उसमें से 10% बातें भी नहीं पता होंगी जो मैंने तुम्हें बताई थी। तुम बस जानते हो कि बीता हुआ कल इतिहास है, जो पहले हो गई घटना है, और उतना भी नहीं जानते होंगे तुम बीता हुआ क्या, कितना, कब कब का। इतना पुराना भी हो सकता है, कैसे कैसे हैं।
हाँ, और मैंने तुम्हें कितनी कितनी बातें बताई, तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो मैंने तुम्हें वो बताया, अब तुमने जो वो चैप्टर पढ़ा तो तुम्हें समझ में आया। आज जो चैप्टर की डिमांड थी मैंने तुम्हें वो चैप्टर के हिसाब से समझाया, ठीक है। अब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे ना, आज तुम ये चैप्टर पढ़ोगे ही, पढ़ के आना है, ठीक है। मैं कल तुमसे सवाल भी पूछूंगा, और इस पढ़ने के बाद, और पढ़ना रीडिंग नहीं मारनी है, समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। समझ ना आए तो एक एक लाइन 10-10 बार पढ़नी है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। और ये जो एक एक कोने में जो चीज़ दी हुई है ना, बॉक्स, ये चित्र, ये सब पढ़ने हैं, चित्र देख के समझने हैं, ठीक है। विलय नीति क्या है, मराठों की लड़ाई, सर्वोच्चता का दावा, ठीक है, नए शासन की स्थापना डेट के साथ, ठीक है। मैंने तुम्हें मेन आइडिया बता दिया है। फिर पढ़ने के बाद ये जो सवाल दिए हुए हैं आखिरी में 11, सारे के सारे कॉपी में करने हैं, समझ के, खोज के, इसी चैप्टर में से खोज के, ठीक है। ना आए तो नेट से कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये तुम्हारा चैप्टर अच्छे से ख़त्म हो गया है, ठीक है। अच्छे से करने में तो भाई यार एक, ठीक है।